ज्वालाओं को जा रही है जो इसके कार्यबद्ध है। धन्यवाद। परम पूजनीय साध्वी जी को वंदन। आज मैं आपसे बागभट्ट जी के अष्टांग हृदयम शास्त्र की एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय की बात करना चाहता हूं, जिसकी तरफ प्रदीप भाई ने इशारा ही कर दिया। मैं खुद ही उसकी आज बात ही करने वाला था, उन्होंने कह दिया तो अच्छा ही हुआ कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति अगर सम है तो हम जीवन भर निरोगी रहते हैं। और निरोगी शब्द की जब मैं बात करता हूं तो आप बागभट्ट जी का जो निरोगी शब्द है वो शरीर से भी स्वस्थ और मन से भी स्वस्थ। और मन के बाद एक और स्थिति होती है चित्त की, वहां भी स्वस्थ। तो आप मन और चित्त और शरीर तीनों स्तर पर स्वस्थ हैं, ये उनकी भाषा है, निरोगी हैं। अगर आपका खाली शरीर स्वस्थ है और मन नहीं है, चित्त स्वस्थ नहीं है, तो निरोगी नहीं माना जाएगा आपको। कुछ ना कुछ तकलीफें आप अपने को देने वाले हैं, समाज को देने वाले। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप अगर स्वस्थ हैं, ये तभी संभव है जब वात पित्त कफ आपके शरीर में सम है। सम होने के माने जितना वात चाहिए उतना है, जितना पित्त चाहिए उतना है, जितना कफ चाहिए उतना है। वात पित्त कफ तीनों दोष हैं। एक तरफ बागभट्ट जी कहते हैं कि ये तीनों दोष हैं, त्रिदोष। लेकिन एक तरफ ये जरूरी भी है, ये भी महत्व की बात है। अगर ये नहीं है शरीर में तो आप शरीर से काम ही नहीं ले सकते। वात भी चाहिए, पित्त भी चाहिए, कफ भी चाहिए। बस उन्होंने ये कहा कि ये सम मात्रा में हो, जब जितनी जरूरत है उतने हो। जनवरी का महीना चल रहा है, मान लो अभी आ जाएगा कल से, तो जनवरी के महीने में वात जितना चाहिए, पित्त जितना चाहिए, कफ जितना चाहिए उतना अगर है तो बहुत अच्छा। फरवरी में, मार्च में, महीनों के हिसाब से जो आपका जीवन चक्र चलता है उसमें जैसी जैसी जरूरत हो उतना वात पित्त कफ होता रहे तो आपके लिए सबसे अच्छा। और अगर ये जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा होता है, नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही खराब, तो आप रोग ही रोग में डूबेंगे। ये है जो महत्व की बात समझने की है। तो बागभट्ट जी ने कहा कि आपके जीवन में ये वात पित्त कफ जब जरूरत हो वैसे ही रहे, उसके लिए उन्होंने एक अध्याय लिखा, पूरा अध्याय लिखा। उसका नाम है दिनचर्या। दूसरा एक अध्याय लिखा, उसका नाम है ऋतुचर्या। एक अध्याय लिखा आहार द्रव्य का ज्ञान, माने जो खा रहे हैं उसके बारे में जानना, आहार द्रव्य का ज्ञान। फिर ऐसे करते करते उन्होंने 40 से ज्यादा अध्याय लिख डाले। कुल अध्याय में 7000 सूत्र में बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको। तो जो दिनचर्या वाला हिस्सा है वो अभी तक मैं बात नहीं कर पाया आपसे। आज मुझे एक दिन मिला तो मैं बात करता हूं, और व्याख्यान के अंत में जो प्रदीप भाई ने कहा वो इसमें जुड़ जाएगा अपने आप। दिनचर्या के बारे में बागभट्ट जी कहते हैं कि सामान्य रूप से हमारे शरीर की अवस्था के हिसाब से हमें दिनचर्या तय करनी है, शरीर के हिसाब से। सबके लिए ये जर्नल नहीं है, ये ध्यान रखना। हर व्यक्ति के शरीर के हिसाब से ये बदलती है। जैसे मेरे बगल में बाबूजी बैठे हैं तो इनकी दिनचर्या मुझसे अलग होगी, और मुझसे छोटा कोई लड़का या लड़की है, भाई या बहन है, उसकी दिनचर्या मुझसे अलग होगी। तो आपकी सुविधा के अनुसार मैं 3 हिस्से करता हूं। मैंने पहले भी वो 3 हिस्से किए हैं। जवानी शुरू होती है 18-19 वर्ष में, इस देश में ऐसा माना जाता है। बागभट्ट जी के हिसाब से ये बराबर नहीं है, आज माना जाता है। हमारे यहां 18 साल पर वोट देने का अधिकार आपको मिलता है, ऐसा माना जाता है कि आप में परिपक्वता है। बागभट्ट जी कहते हैं कि जवानी 13 से 14 साल में शुरू हो जाती है। 13 से 14 साल में शुरू हो जाती है। पुराने लोग हमारे ऐसा ही मानते थे, 13 से 14 साल में युवा अवस्था शुरू हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कि जन्म से लेकर 13-14 साल तक का एक भाग, 13-14 साल से लेकर 60 साल तक दूसरा भाग, और 60 साल के ऊपर तीसरा भाग। 3 तरह के लोगों की श्रेणी बना दी जाए। अब इसमें दिनचर्या का ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहली बात जो आप सबको याद रखनी चाहिए हमेशा, कि जो 0 वर्ष से लेकर, माने पहला दिन का कोई बच्चा है, वहां से शुरू करके 13-14 साल, ये बच्चा जो है कफ के प्रभाव में रहता है। ऐसा कहें बचपन में कफ बहुत होता है शरीर को,
सारा शरीर कफ के असर में ही रहता है। उस समय वात और पित्त दोनों कम होते हैं। पित्त तो थोड़ा रहता है, वात तो बिल्कुल ना के बराबर होता है बचपन में। इसलिए बचपन में 13-14 साल की उम्र तक के किसी भी बच्चे को या भाई बहन को मैं देखता हूं और वो मुझे कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द है, तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये कैसे आया। आना ही नहीं चाहिए। भागवत जी कहते हैं कि प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई हुई है। वो व्यवस्था ये है कि बचपन जो आपका गुजरेगा वो कफ के असर में होगा। कफ ज्यादा होगा। जिनको कफ ज्यादा होगा उनको घुटनों का दर्द होना ही नहीं चाहिए, कमर का दर्द होना ही नहीं चाहिए, हड्डियों में दर्द होना ही नहीं चाहिए, उनके बाल गिरने ही नहीं चाहिए, बाल बढ़ने ही चाहिए, उनके शरीर में कभी भी थकान होनी ही नहीं चाहिए। शरीर सोने के लिए ज्यादा प्रवृत्त होना ही चाहिए, क्योंकि कफ के असर में नींद बहुत आती है। तो 14 वर्ष की उम्र तक अगर कोई भी भाई या बहन, बेटा या बेटी 8 घंटे से 10 घंटे भी सो रहा है तो भी उसके लिए अनुकूल ही माना जाता है। तो कफ के असर में नींद बहुत आती है, वात के असर में नींद बिल्कुल कम हो जाती है। तो कफ के असर में अगर वो बच्चा है तो उसके शरीर की एक तरह की दिनचर्या, ऋतुचर्या है। फिर क्या होता है कि 14 साल से ऊपर लेके 60 साल तक जवानी मान लीजिए, तो इसमें पूरा शरीर पित्त के असर में रहता है। 14 साल से लेकर 60 साल तक पित्त का असर होगा। तो शरीर को पित्त का असर होगा ही ये इतने दिनों में। तो इनके लिए एक तरह की ऋतुचर्या, दिनचर्या। और तीसरा है 60 के ऊपर की जब उम्र हो जाती है तो वात के प्रभाव में आ जाता है पूरा शरीर। तो 60 के ऊपर उम्र जिनकी हो गई, अब वो मुझे ये कहें कि राजीव भाई घुटने दुख रहे हैं, तो समझ में आता, ठीक है भाई, स्वाभाविक है आपके लिए। हड्डियां कमजोर हो रही हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है। ये उतना ही स्वाभाविक है जैसे आपके जीवन में बहुत सारी दूसरी चीजें स्वाभाविक होती है। तो 60 के बाद जब तक आप जीवित हैं वात के प्रभाव में है। 60 से पहले 14 वर्ष तक जब तक आपकी उम्र है आप पित्त के प्रभाव में है, और 14 वर्ष से कम आपकी उम्र है तो आप कफ के प्रभाव में हैं। तो मैं कफ से शुरू करता हूं। कफ से शुरू करें कि कफ प्रधान जो बच्चे हैं 14 साल तक, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। उनके लिए भागवत जी कहते हैं कि ये जो कफ के प्रभाव में बच्चे हैं, ये आज से मैं आपसे माफी मांगते हुए कह रहा हूं, कफ के प्रभाव के बच्चों को जितनी चाहें उतनी नींद लेने दीजिए। आप उनको टोका टाकी मत करिए। अक्सर मैंने देखा है मां बाप की जो टोका टाकी बच्चों के लिए, अरे इतनी देर सोता है, वो सोएगा ही क्योंकि कफ के असर में है। तो आप जबरदस्ती उसको मार के पीट के उठाएंगे, चल पढ़ने को बैठ, होमवर्क कर, टीचर ने इतना दे दिया। अरे वो होमवर्क करके करेगा क्या? अगर वो अपने कफ के असर में है वैसी उसकी दिनचर्या रखिए। तो भागवत जी कहते हैं कि जो कफ के असर में है उसको 10 घंटे तक की नींद स्वीकृत है, माने 10 घंटे तक वो 24 घंटे में सो सकता है। अब ये नींद वो 2 हिस्से में लेता है तो बहुत अच्छा, एक ही हिस्से में ले तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि 2 हिस्से में ले। माने रात को 8 घंटे तक सो जाए, 9 घंटे तक सो जाए, दोपहर को 1 घंटे जरूर सो जाए। लेकिन आप अगर कहेंगे कि कफ के असर में जो बच्चे हैं उनमें भी 3 कैटेगरी बनती है। 14 से 8 एक कैटेगरी, 14 साल से 8 साल, 8 साल से 4 साल एक कैटेगरी, और फिर 4 से 1 साल की कैटेगरी। तो 1 से 4 साल वाली कैटेगरी में भागवत जी कहते हैं कम से कम 16 घंटे की नींद, और 4 से 8 साल की कैटेगरी में वो कहते हैं कि कम से कम 12 से 14 घंटे की नींद, और बाद में वो कहते हैं जो 14 साल 8 से 14 तो वो कहते हैं कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद। तो छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है, आप उनको सोने से मत रोकिए, क्योंकि कफ का असर है। और कफ का प्रभाव जब ज्यादा होता है ना, तो होता क्या है वो समझ लीजिए। कफ आप जानते हैं चिकना पदार्थ है, स्निग्ध पदार्थ है। कफ का मतलब है आपको खांसी आए और जो बलगम निकल जाए, जो बलगम है ना वो ही कफ है, ऐसा समझ ली। वो स्निग्ध है, चिकना है और बहुत भारी है। ये गुरु है, गुरु माने भारी, हैवी है, बहुत हैवी है, इससे ज्यादा हैवी कोई चीज नहीं। तो स्निग्ध है, चिकना है, भारी है, गुरु है। और जो भारी चीज होती है वो शरीर के ब्लड प्रेशर को हमेशा बढ़ाती है, हमेशा बढ़ाती है। हर भारी चीज
हैवी चीज आप कहते हैं ना, कहते हैं कई बार चिकित्सक हल्का खाओ जी, ज्यादा भारी चीज मत खाओ। हर भारी चीज शरीर के ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, क्योंकि भारी चीज जाएगी तो उसका गुरुत्व ज्यादा है, गुरुत्व ये ज्यादा है तो वो बढ़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर, तो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए ज्यादा बढ़ गया तो तकलीफ आ जाएगी। तो बॉडी ने एक व्यवस्था बनाई, शरीर ने व्यवस्था बनाई कि आप ज्यादा नींद लो। ये नींद लेते समय ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है। जितनी देर आप सोएंगे ब्लड प्रेशर या तो सामान्य होगा या सामान्य से कम होगा। जितनी देर आप जगे हुए हैं ब्लड प्रेशर सामान्य से थोड़ा ज्यादा होगा। तो बचपन में क्या है, आदमी या बच्चा गुरुत्व में है, कफ में है, स्निग्धता में है, इसलिए उसको नींद लेकर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, इसलिए वो ज्यादा देर सोएगा ही। आप उसके सोने पर पाबंदी मत लगाओ। आप अगर ये महसूस करते हो कि जी आप अगर सुना रहे हैं उनको कहानी जिसमें उनकी कल्पनाशीलता रम रही है, तो वो बहुत जरूरी है। और फिर मेरी एक छोटी सी आखिरी बात, क्योंकि दूसरी बात के लिए समय कम पड़ रहा है, कि जब बच्चे आपसे कोई सवाल करें तो जान लीजिए वो अपनी कल्पनाशीलता को बढ़ाना चाहते हैं, तब सवाल कर रहे हैं। तो उनके सवाल का जवाब ईमानदारी से दें। जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि ये टमाटर का रंग लाल क्यों है, मान लीजिए सवाल पूछा टमाटर का रंग लाल क्यों। अब आपको मालूम नहीं है कि टमाटर का रंग सच में लाल क्यों है, तो आप उनको कुछ उल्टा सीधा मत कहें, भगवान ने कर दिया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। आप उनको ईमानदारी से कहें, देख भाई, बेटा या बेटी, मुझे अभी मालूम नहीं है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, मैं कल पता करके बता दूंगा या परसों पता करके बता दूंगा। बच्चे जब सवाल पूछ रहे हैं तो उनकी कल्पनाशीलता की पूर्ति के लिए पूछ रहे हैं। आप उनको कभी भी गलत जवाब तो दीजिए ही मत। वो कह रहे हैं जी ये चंद्रमा क्यों चमक रहा है सफेद सफेद, और तारे क्यों चमक रहे हैं, और सूरज लाल क्यों दिख रहा है या पीला क्यों दिख रहा है, या ये पत्ते हरे क्यों हैं, ये पीले हो जाते हैं तो ये हरे से पीले कैसे हो गए। ऐसे सवाल वो पूछेंगे, उनके उत्तर पूरी ईमानदारी से दीजिए। तो इसका माने आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आप उत्तर दे नहीं सकते। और जो आपने कोशिश की उल्टा सीधा, तो थोड़े दिन में जब उनको सच्चाई पता चलेगी तो आपका आदर वो बिल्कुल नहीं करेंगे। उनके गुरुजी ने बता दिया कि ये पत्ता हरा इसलिए था और टमाटर लाल इसलिए हो गया और चंद्रमा इसलिए चमकता है, सूरज इसलिए पीला दिखाई देता है। जैसे ही उनको पता चलेगा तो आपकी इज्जत तो 2 कौड़ी की हो गई उनके सामने। वो आपको कहेंगे जी आपने गलत बताया, मेरी टीचर ऐसा बोलती है। तो आपसे हटकर वो टीचर की तरफ चला गया, और टीचर की तरफ गया तो समझ लो बच्चा आपके हाथ से ही गया। जैसे जैसे उसका आकर्षण टीचर के प्रति बढ़ता जाएगा, वो आपके कंट्रोल के बिल्कुल, फिर टीचर जो कहेगी उसको पत्थर की लकीर मानेगा, आप जो कहोगे उस पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा बच्चों को बड़ा करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। तो आप बच्चों के साथ व्यवहार वैसा ही करें जैसा प्रकृति ने उनको स्वभाव दिया है। कफ का स्वभाव माने कल्पनाशीलता वाला स्वभाव, कफ का स्वभाव माने इमेजिनेशन, लिमिटलेस इमेजिनेशन। वो सीमा के पार जाके बात करते हैं। आप देखते हैं ना, दुनिया के सारे बच्चे परेशान है हैरी पॉटर पढ़ने के लिए, है ना। और आप और मैं सवाल करते हैं जी हैरी पॉटर में रखा क्या है। कुछ नहीं है, उसमें तिलिस्म है, जादुई तिलिस्म है। वो सच्चा नहीं है, लेकिन उनकी कल्पनाशीलता में उनको बहुत आनंद दे रहा है, इसलिए करोड़ों किताबें बिक रही हैं हैरी पॉटर की। आप पसंद करें या न करें, क्योंकि बच्चे कफ के असर में हैं, कल्पनाशीलता उस समय सबसे ज्यादा है। तो जादुई बातें, तिलिस्मी बातें, जादूगर की बातें, ये सब उनको अच्छी इसलिए लगती हैं कि कल्पनाशीलता बढ़ाने में ये सब मदद करती है। ये जासूसी उपन्यास जितने हैं ना, बच्चे बहुत प्रेम से पढ़ते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में। बस अंतर है, अमेरिका में अंग्रेजी में पढ़ेंगे, हिंदुस्तान में हिंदी में जरूर पढ़ेंगे। चंदा मामा एक पत्रिका आती है बच्चों की, चंदा मामा या नंदन, चुन चुन के ऐसी कहानियां हैं उसमें जो उनकी कल्पनाशीलता बढ़ाती हैं। तो वो लड़ेंगे आपसे, चंदा मामा चाहिए, नहीं तो ये किताब चाहिए, अमर चित्रकथा चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आप उनकी कल्पनाशीलता कितनी बढ़ा सकते हैं। 14 साल तक विशेष ध्यान रखें बच्चों का, जब तक वो कफ के असर में। अब इसमें बाद में कुछ बातें आएंगी तो कल मैं जोड़ूंगा। अब मैं आ जाता हूं पित्त में। पित्त के प्रकृति के लोगों की दिनचर्या क्या। पित्त प्रकृति माने 14 साल से ऊपर
और 60 साल के नीचे। इनकी दिनचर्या क्या? पित्त प्रकृति के लोगों को कफ का असर कम हो जाता है, पित्त थोड़ा बढ़ता है, वात उनके पास कम ही रहता है या बिल्कुल नहीं रहता। अब पित्त प्रकृति के लोगों को ज्यादा सोना जरूरी नहीं है, उनका पित्त है, कफ तो ऐसे ही शांत है, तो ज्यादा सोना जरूरी नहीं। माने पित्त प्रकृति के लोग अगर 8 घंटे सो रहे हैं, 7 घंटे सो रहे हैं तो भी चलेगा। न्यूनतम नींद कितनी होनी चाहिए? आप कहें पित्त प्रकृति के सब लोगों को, जिनकी उम्र 14-15 साल से लेकर 60 साल है, इनकी कम से कम नींद 8 घंटे की रहे तो अच्छा है। लेकिन इससे भी कम रह सकती है क्या? 7 घंटे हो सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। 6 घंटे भी हो सकती है, 6 से कम नहीं और 8 से ज्यादा नहीं, ऐसे मान लीजिए। तो पित्त प्रकृति के लोगों को 6 घंटे से कम नहीं सोना, 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना। अब उसके हिसाब से दिनचर्या तय करिए। तो 8 बजे सो जाएं, मान लो आप भी ऐसे ही माने। भागवत जी कहते हैं सूर्यास्त के 2 घंटे बाद सो जाएं, बच्चे भी बड़े भी। तो 8 बजे आप सो जाएं, तो 8 से 8 4 बज गए ना, 4 बजे उठें। आपके लिए उठना बहुत जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में पित्त प्रकृति के लोगों का उठना बहुत आवश्यक है। बच्चे ना उठें तो चलेगा, आपको तो उठना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आप 4 बजे उठते हैं तो अगला पूरा दिन आपका बहुत बेहतरीन और व्यवस्थित है, और 4 के बाद उठेंगे तो पूरा दिन डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि जो जो करना है आपको वो 4 बजे से लेके ही शुरू होगा। 4 बजे उठे, आपने पानी पिया, जो मैंने पहले ही बता दिया, ऊषा पान जिसको कहते हैं। फिर शौच आदि के लिए आप गए, 10-15 मिनट मान लीजिए उसमें गया। फिर बाहर आप निकले, दंत धावन शब्द इस्तेमाल किया, दंत धावन करें माने दांत साफ करें। अब दांत साफ कैसे करें? पित्त प्रकृति के लोगों को हमेशा दांत ऐसी चीज से साफ करना जो कषाय हो, स्वाद में तिक्त हो। स्वाद में कषाय समझते हैं? कड़वा, जो स्वाद में कड़वा है और तिक्त है, ऐसी चीजों से आपको दांत साफ करना है, क्योंकि प्रकृति आपकी पित्त की है। तो पित्त को कम करना, कंट्रोल करके रखना, यह कषाय और तिक्त स्वाद की चीजों से ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि आप नीम का दातुन करें, जो कषाय भी है, तिक्त भी है। भागवत जी ने कॉलगेट के लिए मना किया है। कॉलगेट था ही नहीं तो लिखा भी नहीं है उन्होंने कहा कि आप नीम का दातुन करें। और नीम से भी अच्छा एक दातुन उन्होंने बताया, मदार। मदार समझते हैं? मदार का एक पेड़ होता है, वो कहते हैं नीम से भी अच्छा है, क्योंकि वो और ज्यादा कषाय है और ज्यादा तिक्त। फिर एक है बबूल, फिर एक है अर्जुन। अर्जुन की छाल आपने पिया ना, अर्जुन की दातुन भी होती है। तो ऐसे 12 वृक्ष उन्होंने बताए हैं, नीम है, मदार है, अर्जुन है। फिर ये जो होता है ना आम बबूल है, आम है, अमरूद है, ऐसे 12 वृक्षों का उन्होंने वर्णन किया है कि इनकी दातुन ही करना, इसके आगे 13वें वृक्ष की नहीं। और वो डिटेल लिखा है किताब में, आप ले सकते। जब उन्होंने आगे लिखा है वो मैं अभी बता दूं। वो ये कहते हैं कि जीवन में जो ऋतु है, ऋतु गर्मी है, फिर सर्दी है, फिर बरसात है, 3 तो मुख्य ऋतुएं हैं, फिर इनकी उप ऋतुएं हैं तो 6 हो जाती है, शरद है, शिशिर है, वसंत है। तो मोटा मोटा बता देता हूं, ज्यादा बारीक आपको याद नहीं रहेगा। वो ये कहते हैं कि जब गर्मी का सीजन है, गर्मी माने अप्रैल से शुरू कर लीजिए, उगादी से शुरू कर लीजिए, नहीं तो आप मकर संक्रांति से ही मान लीजिए। तो मकर संक्रांति से लेकर जब तक गर्मी है माने बारिश नहीं होती, तब तक नीम के दातुन की बात कही उन्होंने। तो इसमें चैत्र भी आएगा, वैशाख भी। अब आप पुरानी चीज जरा देखिए कि हमारे बचपन में हमारी दादी कहती थी कि देख चैत्र का महीना लग गया, नीम के पत्ते खा ले तो अगले 1 साल तक बीमार नहीं पड़ेगा। तो वो समय यही आता है जो भागवत जी का कैलकुलेशन। क्यों? ये जो समय है इसमें पित्त को भड़कने से बचाने में सबसे बड़ी मदद ये करेगा नीम। तो नीम का दातुन, नहीं तो बबूल का दातुन, नहीं तो मदार का दातुन, लेकिन गर्मियों में सबसे अच्छा नीम है। दूसरा सबसे अच्छा बबूल है गर्मियों में, और सर्दियों के दिन में सबसे अच्छा दातुन है अमरूद। अमरूद के पेड़ का दातुन सर्दियों में सबसे अच्छा, अमरूद के पेड़ का। और अमरूद के जैसा ही एक और पेड़ होता है, जामुन का भी दातुन करने का नियम बताया है, लेकिन पता नहीं आप तोड़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन अमरूद का आसानी से मिल जाएगा। और फिर ज्यादा बारिश के दिनों में जो वो बोलते हैं तो आम का भी कर सकते हैं, अर्जुन का भी कर सकते हैं। और आप बोलेंगे जी पूरी जिंदगी अगर नीम का ही दातुन करें तो कर सकते हैं। 3 महीने लगातार करके थोड़े दिन छोड़ देना, फिर 3 महीने कर लेना। वो थोड़े दिन छोड़ने का नियम ध्यान रखना।
तो फिर आप बोले थोड़े दिन छोड़ दिया तो क्या करें, उस दिन दंत मंजन कर लेना। दंत मंजन के लिए वो ये कहते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां का तेल, और जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां जो उपलब्ध लवण माने नमक, और जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां की उपलब्ध हल्दी, ये तीनों मिलाकर आप पाउडर बना के दांत पे घिस सकते हैं। ये बहुत अच्छा दंत मंजन उन्होंने माना। दूसरा दंत मंजन उन्होंने बताया है, गाय के गोबर को सुखाकर जलाएं, उसकी जो राखी है उसमें थोड़ा कपूर मिला दें, थोड़ा सेंधा नमक मिला दें, बहुत अच्छा दंत मंजन। तीसरा वो कहते हैं कि जो त्रिफला चूर्ण मैंने बार बार आपको बोला, त्रिफला चूर्ण है तो इसको बारीक पीसें, दंत मंजन के लिए बारीक पीसना और खाने के लिए मोटा पीसना। तो बारीक त्रिफला चूर्ण, थोड़ा सेंधा नमक, बस मिला के दांत पे घिसें तो ये दंत मंजन। ऐसे 8-10 तरह के दंत मंजन है, 12 किस्म की दातुन है। तो आप ये जरूर करें, माने टूथपेस्ट बंद करें। अब क्यों करें टूथपेस्ट बंद? भागवत जी और आधुनिक विज्ञान को जरा जोड़ता हूं। आप पित्त के असर में हैं, जान लीजिए। सुबह सोकर उठेंगे तो मुंह में पित्त ही भरा हुआ है, लार जिसको आप कह रहे हैं। अब ये असर ज्यादा है तो इसको कंट्रोल रखना है आपको, तो इसलिए कहा ये दातुन अच्छी है। लेकिन अगर आप ब्रश कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो क्या है उसमें? चीनी है, चीनी है ना, शुगर है। अब वो सैकरीन के रूप में है या किसी भी रूप में शुगर है, और शुगर और पित्त का झगड़ा है। तो सुबह उठते ही अगर आप पेस्ट कर रहे हैं जो मीठा है तो सर्वनाश है। मीठा ब्रश माने मीठा पेस्ट पित्त में मिलाएं तो पित्त को तो बिल्कुल खराब करेगा ही, और मुंह को भी खराब करेगा। क्योंकि सुबह का मुंह आपका मीठे के असर में आया, मीठे के असर में, तो 101% चांसेस हैं कि आपके दांत खराब होना जल्दी शुरू हो। और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो ज्यादा पेस्ट कर रहे हैं उन्हीं के दांतों में कीड़े सबसे ज्यादा लग रहे हैं। कीड़े लगना माने दांत खराब होना। आप बंद करिए, ये अच्छा नहीं है, विज्ञान के हिसाब से बहुत खराब, और धर्म के हिसाब से तो और भी खराब है। मैं कई बार यहां बोल के गया हूं, सभी कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट जैसे टूथपेस्ट मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बन रहे हैं। जैसे कॉलगेट बन रहा है मरे हुए सुअर की हड्डियों से। ये प्रयोगशाला में प्रयोग करके हम प्रमाणित करने के बाद बोल रहे हैं आपसे, क्योंकि मैं जानता हूं सामने वाली कंपनी मेरे खिलाफ केस कर सकती है। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि कॉलगेट बन रहा है मरे हुए सुअर की हड्डियों से, पेप्सोडेंट बन रहा है मरी हुई गाय की हड्डियों से, क्लोजअप और फॉरहंस बन रहे हैं बकरी और बकरे की हड्डियों से। और अगर आप शाकाहारी हैं, चुस्त जैन हैं और सवेरे सवेरे हड्डियों को घिस रहे हैं, तो कहां धर्म पालन हो रहा है? और आप तो जैन हैं तो इतना जान लीजिए कि प्रत्यक्ष हिंसा का जितना पाप है ना, परोक्ष हिंसा का पाप भी उतना ही है। तो किसी कंपनी ने आपके लिए बनाया टूथपेस्ट, माने उसने मारा जानवरों को, उसमें से निकालने के लिए हड्डियां आपके लिए बनाया, तो पाप आपके ऊपर उतना ही है जितना उस मारने वाले के ऊपर है। तो कसाई का पाप अपने सिर पे क्यों लेना? तो क्यों ये कॉलगेट, क्लोजअप बंद कर दीजिए, दातुन पे आइए, नहीं तो दंत मंजन। आप कहेंगे चेन्नई में दातुन नहीं मिलता, नहीं मिलता तो दंत मंजन बताया उन्होंने, वो आप बना लीजिए, तरीका मैंने बता दिया। सभी ऋतुओं में एक दंत मंजन वो कहते हैं कॉमन है, त्रिफला चूर्ण का दंत मंजन किसी भी ऋतु में किया जा सकता है, तो आप उसका ध्यान रखिए। अब आपने दांत वात साफ कर लिए, अब आपकी आगे की जो दिनचर्या है वो कैसी होगी? आपको जो है ना, पित्त प्रकृति के लोगों को मालिश भी करना है, व्यायाम भी करना है। बच्चों के लिए तो सिर्फ मालिश है, आपके लिए मालिश भी है, व्यायाम भी है। तो अब आप में कई बार कंफ्यूजन ऐसा होगा कि व्यायाम पहले करें कि मालिश पहले करें। तो भागवत जी ने क्लियर कहा है कि वात के जो रोगी हैं उनको मालिश पहले, व्यायाम बाद में। और पित्त के जो रोगी हैं, रोगी से मतलब आप पित्त के असर में हैं, तो व्यायाम पहले, मालिश बाद में। तो आपको व्यायाम पहले करना है, मालिश उसके बाद करनी। अब आप पूछेंगे कितना व्यायाम करें? तो आपके लिए भी नियम वही है कि जैसे ही आपके बगल में पसीना आया, व्यायाम रोक दें। जैसे ही बगल में पसीना आया, व्यायाम रोक दें, उसके आगे व्यायाम ना करें। पसीना आया, व्यायाम रोक दें। वो 10 मिनट में आए तो, 20 मिनट में आए तो, 25 मिनट में आए तो, 40 मिनट में आए तो, 1 घंटे में आए तो, आपके शरीर के हिसाब से ध्यान रखिए। इससे ज्यादा व्यायाम करने की कोशिश ना करें। अब वो कहते हैं सबसे अच्छा व्यायाम क्या? सबसे अच्छा, तो आप कहेंगे जी दौड़ना। तो भारत के हिसाब से ये सबसे अच्छा नहीं है।
भारत के हिसाब से। भारत के हिसाब से यह दौड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि दौड़ते समय वात बहुत प्रबल होता है और भारत वात प्रकृति का देश है। देशों की प्रकृति होती है वात प्रकृति, क्योंकि गर्मी है, ज्यादा इलाके में गर्मी है, वात प्रकृति का देश है, रुक्ष देश है। चेन्नई जैसे 2-4-10 बड़े शहरों को छोड़ दो जो समुद्र के किनारे हैं, बाकी देश रुक्ष है। रुक्ष माने सूखी हवा चलती है, तो रुक्ष है तो वात ही होगा। तो वात प्रकृति का देश है, इसलिए दौड़ना तो यहां बिल्कुल निषिद्ध है। दौड़ना तो नहीं, रनिंग तो बिल्कुल नहीं, वो ट्रेडमिल पे दौड़े वो भी नहीं, एक्सरसाइजर लाके उसमें भी दौड़े बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि ऐसे व्यायाम जो स्लो हैं, जिनमें वायु ना बढ़े, तो सबसे अच्छा उन्होंने बताया सूर्य नमस्कार आपके लिए। अब आप चाहे आसन के रूप में माने या उसको व्यायाम के रूप में माने, तो सूर्य नमस्कार आपके लिए सबसे अच्छा है। तो आप सीख लें सूर्य नमस्कार, किसी ने सीखा है वो दूसरे को सिखा दे, नहीं तो इस पर अलग से एक आप सेशन कर सकते हैं सूर्य नमस्कार। दूसरे कुछ व्यायाम है आपको, तो वो व्यायाम में छोटे छोटे स्तर पर दंड बैठक, छोटे छोटे स्तर, ज्यादा लंबी नहीं, छोटी दंड बैठक है। और छोटे छोटे स्तर के कोई भी व्यायाम जिसमें बहुत तेजी से पसीना ना निकले, सीधी सी बात, घर में हो तो बहुत अच्छा। अब वैसे माताओं को तो वाघभट्ट जी कहते हैं कि व्यायाम की अतिरिक्त जरूरत ही नहीं है। अगर वो रसोई घर के भोजन में लगी हैं तो बहुत सारे व्यायाम आपके वहीं हो रहे हैं, जैसे चक्की चला रहे हैं तो बहुत अच्छा है, सिलबट्टे पे चटनी बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आप कहेंगे हम करते नहीं है, मैं प्रेरणा दे रहा हूं, करने लगे आप। मिक्सी का उपयोग कम करें, सिलबट्टे का ज्यादा करें, चक्की का उपयोग ज्यादा करें, मिक्सी का उपयोग कम करें, बाजार में जो इलेक्ट्रिक चक्की है उसका उपयोग कम करें। वो मैं पहले भी बोल चुका था, अभी भी बोल रहा हूं कि आप चक्की को चला के आटा पीसेंगे, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होने ही वाली है, क्योंकि इसमें घर्षण कम है। और घर्षण कम है ना, तो अनाज धीरे धीरे पिसेगा, और अनाज धीरे पिसेगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और वात वाले देश में टेम्परेचर बढ़ना नहीं किसी भी चीज का। और आप इलेक्ट्रिक चक्की में पिसवाएंगे ना, बहुत तेज घर्षण है, तो अनाज में नाश हो जाएगा, पौष्टिकता कम होने ही वाली है। तो हाथ की चक्की का खा के देख लीजिए एक रोटी, और ये बिजली वाली चक्की का खा के देख लीजिए एक रोटी, एक ही मिनट में अंतर पता चल जाए। तो अगर आप करें तो अच्छा है। फिर आप कहेंगे जी चक्की मिलती नहीं। मैंने चेन्नई में देखा 2 लोगों को जो चक्की बना के देंगे, आप अगर उनको ऑर्डर दें तो। पत्थर वाले लोग यहां हैं, मैं 6 दिन से यहां घूम रहा हूं, सड़क पे दिखाई दिए, तो सिलबट्टा तो है उनके पास, चक्की नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहते हैं कोई लेता नहीं तो क्या बनाए, आप लेंगे तो बनाएंगे। 2-4 बना हुआ है तो वो भी। और आपको कहीं ना मिले तो जरूर मुझे करें फोन, तो हम कुछ ट्रक भर भरा के राजस्थान से, गुजरात से भिजवाएंगे आपके पास। ट्रक भर के ही भेजेंगे तभी सस्ती पड़ेगी, 1-2 आएगी तो मुश्किल हो जाएगी। और आप अगर राजस्थान जाते हैं या गुजरात जाते हैं तो एक आध चक्की तो साथ में भी ला सकते हैं ना। AC 3 टायर में आप 60 किलो तक वजन ला सकते हैं, AC 2 में 100 किलो तक ला सकते हैं, और स्लीपर क्लास में 40 किलो तो ला ही सकते हैं कंफर्म टिकट पे। तो चक्की तो 20 किलो से ज्यादा होती ही नहीं है। तो आप भी जाएं कभी राजस्थान गुजरात तो 2 चक्की एक आदमी ला सकता है। तो आप लाएंगे चक्कियां तो क्या होने वाला है, वो जो बनाने वाले कारीगर बैठे हैं पत्थर वाले, उनका कुछ रोजगार तो बढ़े, कुछ रोजी रोटी चले, जो अभी धीरे धीरे बंद हो रही है। और उनकी रोजी रोटी अगर आपने चलाई, तो मैंने आपको सबसे पहले दिन एक बात बताई थी कि आप जिंदगी के अपने सब दुख दूर करिए, दैहिक दैविक भौतिक, और दूसरों के दुख दूर करने में मदद करिए तो मोक्ष मिलेगा। तो आपने चक्की बनाने वाले का भौतिक दुख तो दूर किया, चक्की खरीदी तो पैसा तो मिला, गरीबी कम हुई, रोजगार बढ़ा, तो भौतिक दुख भी अगर आपने कम किया तो मोक्ष की तरफ जा। तो चक्की है, सिलबट्टा है, कोशिश करें तो व्यायाम की अतिरिक्त जरूरत नहीं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम आप जरूर करें। और बहनों को, माताओं को जो सबसे अच्छा व्यायाम है, भागवत जी कहते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग माने आगे झुकना। तो जितनी बार आप आगे झुकें, ध्यान रखें कमर से झुकें हमेशा, तो जिंदगी में कभी भी दर्द नहीं आएगा कमर का। आगे कमर को छोड़कर कहीं से भी झुकेंगे तो तकलीफ है। कोशिश करें कमर से झुकें, जितना झुक पाते हैं वहीं तक झुकें, जरूरत नहीं है कि नीचे तक झुकें। हो सकता है कमर से झुकें तो आपके हाथ घुटने तक ही आए, वहीं तक रहने दीजिए, सहज होकर करिए।
असहज होकर मत करिए। तो थोड़ा व्यायाम, 15-20 मिनट में पसीना आ जाएगा, उतना काफी। फिर उसके बाद मालिश। आपको भी मालिश जरूरी है, क्योंकि आपको भी कफ का असर ना बढ़े और आपका विकृत ना हो। तो आपको भी बच्चों की तरह यह बात ध्यान रखनी है कि सिर की मालिश ज्यादा, कान की भी मालिश ज्यादा, और बाकी शरीर की तो करनी है। और शरीर में सबसे ज्यादा मालिश तलवे की, पांव की। मालिश के बाद स्नान, स्नान उसी तरह से उबटन आदि से, और फिर भोजन, भोजन के बाद विश्राम 20 मिनट, फिर आपका काम, फिर रात्रि का माने शाम को 6-7 बजे का भोजन। इस तरह का नियम है पित्त वालों का। और वात वालों के लिए क्या है? जिनकी उम्र 60 के ऊपर है उनके लिए बागवती जी कहते हैं व्यायाम निषेध। जैसे बच्चों को निषेध वैसे उनको निषेध। उनके लिए मालिश बहुत जरूरी, जैसे बच्चों की वैसे वात वालों की। माने बुजुर्ग लोगों को मालिश बहुत जरूरी है, व्यायाम से भी ज्यादा। और मालिश करते समय ध्यान रखना है, सिर तलवे 2 चीज है, और कान भी। तो मालिश आप करें, व्यायाम करें तो बहुत ही हल्का फुल्का करें। लेकिन यह नियम भागवत जी ने नहीं बताया कि आप व्यायाम तब तक करें जब तक बगल में पसीना ना आए, क्योंकि एक उम्र के बाद पसीना बहुत कम हो जाता है। तो हो सकता है 1 घंटे तक भी ना आए और आप करते रहे। ये पित्त और कफ वालों के लिए है, सिर्फ वात वालों के लिए। तो वात वाले तो जीवन में जितने आराम से रह सकें। वैसे तो वात वालों के लिए भागवत जी कहते हैं कि उनको तो एक ही काम है, वो है दिशा निर्देश। बुजुर्गों का एक ही काम है कि घर में बैठे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, क्योंकि उन्होंने जीवन का सारा अनुभव ले लिया और वो अनुभव को मिलाकर आपको दिशा निर्देश कर रहे हैं। बाकी अपना पूजा पाठ, भक्ति वगैरह ज्यादा, क्योंकि इसमें मूवमेंट। भागवत जी बोलते हैं कि वात के लोगों को मूवमेंट सबसे कम होने चाहिए। तो ज्यादा भाग दौड़ नहीं, ज्यादा इधर उधर नहीं, आराम से सहजता से जितना होता है अपने शरीर को बचाते हुए उतना। तो मैंने कोशिश की कि आपको 1-1.25 घंटे में तीनों प्रकृति के लोगों की दिनचर्या बता सकूं। अब 30 तारीख को मैं थोड़ा कंक्लूड करूंगा तो कुछ बातें इसमें आ जाएंगी। अभी मेरा आपको विनम्र निवेदन है कि आप चाहें तो प्रश्न पूछें, लेकिन निवेदन दूसरा है कि जब तक प्रश्न का सत्र चले 10-15 मिनट कोई ना उठे, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने जो प्रश्न पूछा वो आपके लिए भी बहुत काम का हो। मेरे पास एक स्लिप आ गई है लिख के, जरा इसको मैं बता दूं। मनुष्य के मूत्र का महत्व क्या? यह प्रश्न है। कल मैंने गोमूत्र का महत्व बताया था ना, तो मनुष्य के मूत्र का महत्व क्या? मनुष्य का मूत्र भी औषधि के रूप में काम आता है, और भागवत चिकित्सा में उसके लिए 2 सूत्र हैं। उन सूत्रों के अनुसार आप मनुष्य मूत्र पी सकते हैं, माने अपना स्वयं का मूत्र पी सकते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि आप संपूर्ण शाकाहारी होने चाहिए। संपूर्ण शाकाहारी माने मांस ना खाएं, मदिरा ना पिए, और आप ये जो है अंडे वंडा ना खाएं, तो आप अपना स्वयं का मूत्र भी उपयोग में ले सकते हैं। आपका जो मूत्र है और गाय का मूत्र है, फिर आपके मन में प्रश्न आएगा दोनों में क्या? तो भागवत जी ने बहुत स्पष्ट कहा, हमेशा गाय का मूत्र मनुष्य मूत्र से अच्छा। अगर गाय का मूत्र आसानी से उपलब्ध है तो वो पिए, नहीं उपलब्ध है तो आप स्वयं का मूत्र भी पी सकते हैं। अब स्वयं के मूत्र में वो कहते हैं कि सवेरे सवेरे जब सोकर उठें और पहला मूत्र हो वही उपयोगी है, बाकी दिन भर का नहीं। उठें और पहला मूत्र, और पहले मूत्र को भी कलेक्ट करने की विधि उन्होंने बताई है। वो विधि क्या है कि आप मूत्र ने करना शुरू करें तो पहला थोड़ा छोड़ें, शुरू का 2, 4, 5 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर तक छोड़ें, और अंत का बिल्कुल छोड़ें, बीच वाला यही आप पी सकते हैं। तो आप बोलेंगे किस किस बीमारी में काम आएगा? कम से कम आपका स्वयं मूत्र 100 से 103 बीमारियों में काम आएगा। वात की बीमारियां और कफ की बीमारियों में बहुत काम आएगा, पित्त की बीमारियों में भी काम आता, थोड़ा कम आएगा। और उसके साथ आयुर्वेद की कुछ औषधियों का अगर कॉम्बिनेशन करें तो वो बहुत ही अच्छा है। अभी इतना ही कहता हूं, अगर विस्तार से सुनना हो तो फिर कोई एक्स्ट्रा सेशन हम करें तो अच्छा होगा। जी।